आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 प्लेट स्टैटिक्स के जिस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे वो है अब थ्रस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। अब थ्रस्ट क्या होता है? अब थ्रस्ट को हम स्टडी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक बॉल है। अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करूं तो ये बॉल कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों जाएगी? क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करता है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। तो हर चीज अर्थ की तरफ जाती है। अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप करूं, बॉल हो, कोई मार्कर हो, कोई पेन हो या पेंसिल हो, अगर मैं किसी चीज को भी ड्रॉप करूं तो हर चीज कहाँ जाएगी? अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करता है हर ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब। लेकिन अगर मैं एक बीकर लूं और इस बीकर में मैं वाटर फिल कर दूं और अब इस बॉल को मैं इस बीकर में ड्रॉप करूं तो ये बॉल वाटर के सरफेस पर है, नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि ये वाटर या ये फ्लूइड इस बॉल पर ऊपर की जानिब या अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो इस बॉल को नीचे जाने से रोक रही है। तो वो फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर या इस बॉल पर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, इस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में डूबा हुआ है तो फ्लूइड उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है। दैट एक्सर्टिंग फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट। इट इज अ फोर्स दैट पुशेस थिंग अपवर्ड। ये हमारे पास ऐसी फोर्स होती है जो चीजों को ऊपर की तरफ पुश करती है। इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ये कैसी फोर्स होती है? कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। अब ये किस तरह से परपेंडिकुलर होती है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक बॉल है और ये हमारे पास कॉन्टेक्ट सरफेस है। जहां से ये कॉन्टेक्ट में है वो सरफेस क्या कहलाएगा? कॉन्टेक्ट सरफेस। इस बॉल पर अप थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आप देखो तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस का इस अप थ्रस्ट के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स के हमारे पास जो ये अप थ्रस्ट है ये कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर है। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में वाटर फिल है। इस वाटर में मैं एक सिलेंडर प्लेस कर रही हूँ। इस सिलेंडर की हाइट h है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। अब ये सिलेंडर फ्लूइड में रखा हुआ है या वाटर में रखा हुआ है तो इस सिलेंडर पर हर तरफ से प्रेशर लग रहा होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, हर साइड से इस सिलेंडर के ऊपर वाटर क्या कर रहा होगा? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर रह जाता है वो कैसा रह जाता है? वर्टिकल प्रेशर। तो हम वर्टिकल प्रेशर को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास वर्टिकल प्रेशर टॉप फेस पे और ये हमारे पास वर्टिकल प्रेशर बॉटम फेस पर। टॉप फेस पर हमारे पास जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? पी नॉट होता है। तो मैं इस पी नॉट को P1 के बराबर सपोज कर लेती हूँ। और बॉटम फेस पर हमारे पास जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? पी नॉट प्लस रॉ जी एच के। तो इस प्रेशर को मैं P2 के बराबर सपोज कर लेती हूँ। अब अगर मैं टॉप फेस की बात करूं, टॉप फेस का मतलब है कि सिलेंडर का ये वाला फेस, ये टॉप फेस है, इस पर प्रेशर P1 है तो यहाँ पर फोर्स भी कितना होगा? F1। तो अगर मैं इस फेस पर फोर्स मालूम करूं कि यहाँ पर फोर्स कितनी एक्सर्ट कर रहा होगा तो ये फोर्स बराबर हो जाएगी हमारे पास F1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू ए। अब ये फोर्स किस तरह से आई है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये प्रेशर बराबर होता है किसके? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ से मैं फोर्स को सेपरेट कर लूँ तो F बराबर हो जाएगा P इंटू ए। अगर मैं यहाँ पर P1 की बात करूंगी तो ये फोर्स F1 हो जाएगा। अगर मैं P2 की बात करूंगी तो ये फोर्स F2 हो जाएगा। तो इस फेस के लिए F1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू ए और इस फेस के लिए F2 इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए। ये हमारे पास फोर्स आ गई दोनों फेस के लिए। अगर मैं इस फेस की बात करूं तो इस फेस पर हमारे पास प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, हाइट कवर करते जाएंगे, डिस्टेंस कवर करते जाएंगे, हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस फेस पर प्रेशर ज्यादा होगा और इस फेस पर प्रेशर कम होगा। अगर आप इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है लेकिन यहाँ पर पी नॉट प्लस रॉ जी एच, इसका मतलब है पी नॉट में ये चीज ऐड हो गई है तो यहाँ पर प्रेशर हमारे पास ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर हमारे पास कम है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास प्रेशर ज्यादा है बॉटम पर तो बॉटम का फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और टॉप पे प्रेशर कम है तो टॉप का फोर्स भी कम होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि F2 इज ग्रेटर देन F1, P2 इज ग्रेटर देन P1
एंड F2 इज ग्रेटर देन F1। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन के लिए कंडीशन यूज करेंगे कि F2 इज ग्रेटर देन F1। अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हम नेट फोर्स किस तरह से निकालते हैं? न्यूटन के जब आप लोगों ने लॉस पढ़े होंगे तो उसमें भी आप लोगों ने नेट फोर्स निकाले होंगे। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है कि हम स्ट्रॉन्ग फोर्स में से वीक फोर्स को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट फोर्स मिल जाती है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स। अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? F2। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की जगह F2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और वीक फोर्स हमारे पास कौन है? F1। तो वीक फोर्स की जगह हम F1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1। तो F2 और F1 की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F2 बराबर है P2 इंटू ए और F1 बराबर है P1 इंटू ए। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए। यहाँ से हम ए कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर P2 और P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। P2 बराबर है किसके? P नॉट प्लस रॉ GH। तो P2 की जगह हम ये रख देंगे और P1 किसके बराबर है? P नॉट। तो P1 की जगह हम P नॉट रख देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये प्लस का P नॉट माइनस का P नॉट कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास ए रॉ GH। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ए और एच को मैंने एक साथ लिख दिया। ए इंटू एच बराबर होता है किसके? वॉल्यूम के। एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास वी रॉ जी। नेट फोर्स बराबर होता है किसके? वी रॉ जी। इस नेट फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बोयंट फोर्स। अब हम इस नेट फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो हमारे पास नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें ये कैसे पता चला कि नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है? तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स F2 था, F2 की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो नेट फोर्स की भी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और ये नेट फोर्स हमारे पास क्या है? अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट की डायरेक्शन भी क्या होगी? अपवर्ड। अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रॉ जी। हमारे पास अपथ्रस्ट किसके बराबर है? वी रॉ जी के। अब इस इक्वेशन में हमारे पास वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। ये हमारे पास उस सॉलिड का वॉल्यूम है जो फ्लूइड में डूबा हुआ है। ये चीज आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त याद रखिएगा कि यहाँ पर वो वॉल्यूम यूज होगा जो हमारे पास फ्लूइड में डूबा हुआ है जो हिस्सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये सिलेंडर हमारे पास पूरा वाटर के अंदर डूबा हुआ है तो अभी पूरा वॉल्यूम यूज होगा। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में आपके पास आधा सिलेंडर डूबा हुआ है और आधा सिलेंडर बाहर है तो फिर वहां पर आधा वॉल्यूम यूज होगा क्योंकि आधा सिलेंडर जो है वो डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर वो वॉल्यूम यूज होगा जो फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है। रॉ हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जिस फ्लूइड में हमारा वो सॉलिड मौजूद है उस फ्लूइड की डेंसिटी जी हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है अपथ्रस्ट से रिलेटेड। मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में वाटर फिल है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर क्यूब है और 4 सेंटीमीटर ये सिलेंडर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ हो गई सिलेंडर की। ये हमारे पास डूबी हुई लेंथ हो गई सिलेंडर की। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। जिस प्लेट में ये सिलेंडर रखा हुआ है उस प्लेट की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इस सिलेंडर पर कितना अपथ्रस्ट लग रहा है ये आपने फाइंड आउट करना है। अब हम इस सवाल को रीड करके डाटा बना लेंगे और ये सवाल मैंने आपको इस डायग्राम में समझा दिए। तो डाटा बनाते हैं और सवाल को रीड करते हैं। कंसीडर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर क्यूब, a इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर क्यूब एंड द इमर्स्ड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। जो इमर्स्ड हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर की जो डूबी हुई लेंथ है वो कितनी गिवन है हमें? 4 सेंटीमीटर। in a vessel containing a liquid of density 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सिलेंडर हमारे पास एक वेसल में डिप हुआ हुआ है और जिस लिक्विड में डिप हुआ हुआ है उस लिक्विड की डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रॉ गिवन है हमें, हमने डाटा में लिख लिया।
कैलकुलेट द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। इस सिलेंडर पर कितना अप थ्रस्ट लग रहा है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो अप थ्रस्ट हमें कैलकुलेट करना है, ये हमने डाटा में लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अप थ्रस्ट फाइंड आउट करना है तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला अभी हमने पीछे ड्राइव किया था, अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रॉ जी। अगर मैं इस इक्वेशन में वॉल्यूम को ओपन कर दूं तो वॉल्यूम बराबर होता है किसके, हाइट इनटू एरिया, या एरिया इनटू हाइट। तो मैं इसकी जगह ए एच लिख सकती हूँ। तो इक्वेशन हो जाएगी ए एच रॉ जी। जी हमारे पास कांस्टेंट, रॉ हमारे पास कांस्टेंट। यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो कौन सा होता है, इमर्स्ड वॉल्यूम होता है। तो हाइट भी कौन सी यूज होगी, इमर्स्ड हाइट होगी। तो हम यहाँ पर इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं ए एच आई रॉ जी। ठीक है, तो सारी चीजें वही है, सिर्फ हाइट हमारे पास कौन सी है, इमर्स्ड हाइट यूज होगी। तो हमने इसको आई से मेंशन कर दिया। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एच हमने 10 सेंटीमीटर टोटल लेंथ को ले लिया था। सिलेंडर की जो टोटल हाइट थी उसको हमने एच कंसीडर किया हुआ है। तो हमने डूबी हुई हाइट को एच आई यहाँ पे कंसीडर किया, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन में यहाँ पर एच आई प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर मीटर में चेंज कर लेंगे और इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हाइट को चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है हमें। तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 को मैं 10 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ये अभी 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आप क्या करोगे, 10 की पावर 2 से डिवाइड कर दोगे या आप 100 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट 10 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसे मीटर में चेंज करना चाहती हूँ तो मैं 10 की पावर 2 या फिर 100 से डिवाइड कर दूंगी। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। इसी तरीके से मैं इसको भी मीटर में चेंज कर सकती हूँ, किस तरह से, 4 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.04 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट चेंज हो गई सेंटीमीटर से मीटर में। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है। अब किस तरह से करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड पर क्यूब अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर। जब आप क्यूब अप्लाई करोगे तो 1 मीटर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब आप क्यूब ओपन करो तो 1 का क्यूब 1 मीटर पर क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2, और बाहर पावर है 3, तो 3 टू द 6, तो 10 की पावर 6 और सेंटीमीटर पर क्यूब लगाओगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हमें सेंटीमीटर क्यूब सेपरेट करना है, तो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 मीटर क्यूब के। तो अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो आप क्या करोगे, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैं 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दूंगी तो ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये हमारे पास शिफ्ट हो गया। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इक्वेशन में। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.0012 न्यूटन। तो ये हमारे पास अब थ्रस्ट है जो ये फ्लूइड एग्जर्ट कर रहा है इस सिलेंडर पर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो सवाल में हमसे बात पूछी गई थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर समझा दूं बेटा, ये एक्स्ट्रा चीज है इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें समझ रहे हैं। टोटल हाइट हमारे पास सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, और इमर्स्ड हाइट हमारे पास जो डूबी हुई हाइट है सिलेंडर की वो 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सिलेंडर पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है पानी में, तो आप यहाँ पर कौन सी हाइट यूज करोगे इक्वेशन में, फिर आपकी इमर्स्ड हाइट क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर नहीं रहेगी, फिर आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि पूरा सिलेंडर आपने पानी में डुबा दिया है। तो फॉर सपोज कि अगर हमारा पूरा सिलेंडर पानी में डूबा हुआ है तो हमारी इमर्स्ड हाइट कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं 10 सेंटीमीटर के लिहाज से अब थ्रस्ट निकालूं तो अब थ्रस्ट कितना आएगा हमारे पास, अब थ्रस्ट निकालेंगे। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला, अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रॉ जी।
ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ए इंटू एच। तो मैं यहाँ पर v की जगह ए इंटू एच रख दूंगी और रॉ जी इसी तरह से रहेगा, तो इक्वेशन हो जाएगी ए एच रॉ जी। यहाँ पर एरिया हमारे पास कितना था, 3 × 10⁻⁻�6। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये पूरा सिलेंडर जो है ये पानी में डूबा हुआ है। अगर ये पूरा सिलेंडर पानी में डूबा हुआ है तो पूरे सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इमर्स्ड हाइट फिर क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, अगर पूरा सिलेंडर डूबा हुआ होगा। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 0.1 मीटर के। तो यहाँ पर इमर्स्ड हाइट हम क्या यूज करेंगे, 0.1 मीटर। रॉ हमारे पास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, और एरिया भी हमारे पास डाटा में गिवन है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इमर्स्ड हाइट चेंज हो रही है। अगर पूरा सिलेंडर हमारे पास डूबा हुआ है तो इमर्स्ड हाइट अलग यूज हो रही है। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.003 न्यूटन। तो ये हमारे पास अब थ्रस्ट आ गई उस वक्त की जब ये पूरा सिलेंडर पानी में डूबा हुआ है। ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताया है कि आप लोग ये चीज देख लो कि यहाँ पे हाइट कौन सी यूज हो रही है, इमर्स्ड। अगर पूरा सिलेंडर पानी में डूबा हुआ है तो इमर्स्ड हाइट हमारे पास पूरे सिलेंडर की होगी। और अगर हमारे पास सिलेंडर का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है तो जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा उतनी हाइट हम यहाँ पर यूज करेंगे। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा कि हमारे पास सिलेंडर का कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है। जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ होगा वो हाइट हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। पॉइंट आप यहाँ पर और देखते चले, देखिए यहाँ पर हमारे पास अपथ्रस्ट कम थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अपथ्रस्ट ज्यादा आ रही है। अगर कम वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ होगा तो अपथ्रस्ट कम होगी, और अगर ज्यादा वॉल्यूम पानी में डूबा होगा तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा होगी। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 प्लेट स्टैटिक्स के अपथ्रस्ट को स्टडी किया है, अपथ्रस्ट के फॉर्मूले को ड्राइव किया और अपथ्रस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है ताकि आपको अपथ्रस्ट के न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।